क्या बॉर्डर्स क्लोज करना ट्रेड के जरिए ये ब्लड शेड को बचाते हुए पाकिस्तान को वो जख्म दे पाएंगे, वो चोट दे पाएंगे कि वो टेररिज्म को साइड बाय साइड चलाने से तौबा कर ले? क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इतना उससे? देखो राजीव, आजकल की जमाने में कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल इकट्ठे चलते हैं। यानी कि आजकल का जमाना हाइब्रिड वॉरफेयर का जमाना है। अगर आप कन्वेंशनल हिस्ट्री को देखें तो 1948 में हमारा बढ़त थी पाकिस्तान के ऊपर, हम हावी हो रखे थे, पर सीज फायर की गई और इसलिए वो एक तिहाई जो जम्मू कश्मीर है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बन गया। 1965 में क्या हुआ? 1965 में भी पाकिस्तान ने कोशिश की कि वो कश्मीर ले लेंगे और उनको लेने के देने पड़े, क्योंकि अयूब खान ने सोचा था कि भारत जो है वो जम्मू कश्मीर में रहेगा। पर शास्त्री जी ने लाहौर का फ्रंट खोला, उन्होंने सियालकोट का फ्रंट खोला और जो उनकी एक मंशा थी अयूब खान की कि भारत की सेना जो हिंदू सेना है वो पाकिस्तान की इस्लामिक सेना का मुकाबला नहीं कर पाएगी, वो भी जो तथ्य था वो उनका रद्द किया गया। 1971 की लड़ाई में खुद लड़ा हूं और वहां पाकिस्तान दो टुकड़े हुए पर पाकिस्तान बाज नहीं आया। और फिर कारगिल हुआ, वहां भी इसके मुंह की खानी पड़ी, तब भी बाज नहीं आया। तो पिछले 3.5 दशक से ये जो प्रॉक्सी वॉर चल रही है, और मैं जम्मू कश्मीर में 3-4 बार एलओसी पर कमांड कर चुका हूं, पाकिस्तान नहीं बाज आया। क्यों? क्योंकि इसकी जो प्रॉक्सी वॉर डॉक्ट्रिन है वो इसी के ऊपर बेसिस है, क्योंकि कन्वेंशनल लड़ाई हमसे नहीं लड़ सकता है। ब्लीड इंडिया तो विथ इसलिए 1000 cuts। यस, ये एब्सोल्युटली। तो इसके दो, इसके पास हथियार हैं, एक तो न्यूक्लियर हथियार का करता है बार बार जिक्र, और एक ये टेररिस्ट है। और टेररिस्ट में और पाकिस्तान फौज में कोई फर्क नहीं, क्योंकि जब मैं एलओसी में था तो इनकी जो हर एक पोस्ट पर 15-20-30 टेररिस्ट होते ही हैं और ये इनके फ्रंटलाइन सोल्जर है। ये ख्वाजा आसिफ ने नहीं बोला, ये सिर्फ मुशर्रफ साहब थे, उन्होंने बताया कि देखो ये तो हमारे हीरोज हैं, ये हमारे फ्रंटलाइन सोल्जर हैं। इसी प्रकार इमरान खान ने बताया कि देखो इसका इस्तेमाल हम करते आ रहे हैं। तो ये जो ख्वाजा का ऑफिसर का बयान है वो तो वही दोहरा रहे हैं। पर पॉइंट ये है जो आपने पूछा है कि देखो पाकिस्तान को हम नॉन कन्वेंशनल तरीके से कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। देखो राजीव, आजकल की जैसे मैंने बताया हाइब्रिड लड़ाई है, ये कन्वेंशनल के लिए भी तैयार रहना है और नॉन कन्वेंशनल के लिए भी तैयार रहना है। तो अनकन्वेंशनल में 3-4 जो मोटी मोटी चीजें हैं वो होती हैं इकोनॉमिक चोट पहुंचाना, पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली, तो ये साथ साथ चलती हैं। तो अभी ये जो आईडब्ल्यूटी की जो हमने ट्रीटी रद्द की है, ये एक इकोनॉमिक स्टेप लिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो 23% जो है वो कृषि का यानी कि एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है और उनकी तकरीबन 50 से 60% जो वर्क फोर्स है वो इसमें लगी हुई है। तो अगर हम इस पर चोट लगाते हैं तो ये इस एक किस्म का अनकन्वेंशनल तरीके से हम उसको ले रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये कब इसको, मतलब ये देखो ये स्विच ऑन स्विच ऑफ बात नहीं है, क्योंकि इसको टाइम लगेगा पानी को बदलना। आप यही देखिए कि हमने इनको 80% पानी नहीं दिया, हमने पैसे भी दिए इनको अपने कैनाल बनाने के लिए, तो ये उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। दूसरी बात है कि ये चीन के साथ इनकी बहुत गठजोड़ है। अभी देखो एक मोहम्मद डैम बना रहे हैं स्वात के ऊपर, ये खाबर पख्तूनख्वा में। दूसरा डैम बना रहा है, डैम है बादशाह डैम बन रहा है, वो पीओके में बन रहा है, वो 4800 वाट का डैम बन रहा है, तकरीबन $12 बिलियन चीन उसमें लगा रहा है। तो ये साथ साथ ये भी तैयारी कर रहा है कि अगर यहाँ का पानी बंद हो जाता है तो कैसे वो कोई और तरीके अपनाएगा। देखो राजीव, आजकल की लड़ाई जो है वो पूरे देश की लड़ाई है, ये नहीं कि अब फौजें लड़ रही है, नहीं, पूरा देश लड़ रहा है। देश कैसे लड़ रहा है कि कोई हथियार बना रहा है, कोई आपकी जो सप्लाई चेन है उसको कर रहा है, कोई आपका इंफ्रास्ट्रक्चर को बना रहा है। तो मैं आपको ये संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो है ये संदूर फेज 1 से बाज नहीं आए, क्योंकि 35.5 साल ये नहीं बाज आया। तो मतलब आगे मैं भी ये समझूं सर कि टेररिज्म नॉन स्टॉप चलता रहेगा, पाकिस्तान उसी लाइन पर रहेगा। हाँ, वह कुछ हद तक ये बदलेगा। देखो जब बालाकोट हुआ तो इसने थोड़ी अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव किया कि बड़े बड़े ऑपरेशन बंद कर दिए, छोटे छोटे ऑपरेशन शुरू कर दिए। और देखो ये साउथ ऑफ पीर पंजाल में आ गया, ये रजौरी, पुंछ और ये इन जगह पर ज्यादा ऑपरेशन किए। तो यानी कि ये स्ट्रेटजी बदलेगा,
थोड़ा सा उसमें बदलाव लाएगा, पर ये हटेगा नहीं। ठीक तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो मलिक साहब ने बोला है उसमें काफी हद तक ठीक है कि इसको ठोक ठोक के मारना पड़ेगा। ये भी बात है कि चलो फेज 1 हो गया, पर हमें फेज 2 के लिए तैयार रहना है, क्योंकि ये हटेगा नहीं। और देखिए राजीव, डिफरेंस तब होता है जब आपकी कैपेबिलिटी और पॉलिटिकल इंटेंट इकट्ठे मिल जाते हैं। तो हमने इसमें सिंदूर में फेज 1 में जो मैं बोलता हूं कि हमने ये बताया कि हमारा पॉलिटिकल इंटेंट भी है, कैपेबिलिटी भी है, तो ये एक मैसेज गया है। पर मैं सोचता हूं कि हमें ऐसे ऑपरेशन और भी करने पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जो फौज है, और अब उनको फील्ड मार्शल बना दिया गया। देखो जब ये शिकस्त खाते हैं तो फील्ड मार्शल बनाते हैं। हाँ, अयूब खान का किस्सा याद है सर। हाँ, ठीक है, ठीक है सर, मैं संक्षेप में ब्रजेश जी से एक जवाब ले लेता हूं, फिर उसके बाद मैं विदा चाहूंगा आप लोगों से। ब्रजेश जी, क्या फेज 2 की हम उम्मीद रखें? और अगर फेज 2 की हम उम्मीद रखते हैं तो क्या इस बार वहां तक हम जा सकते हैं, इससे पहले कि हम बातचीत को एक विराम पर ले आए? आपका पहला जो पार्ट था सवाल का मैंने मिस किया है, दोबारा जरा क्या हम फेज 2 की उम्मीद करें, ऑपरेशन सिंदूर के फेज 2 की जल्दी? देखिए, ये तो पूरा निर्भर है फील्ड मार्शल साहब के ऊपर। उनकी क्या कहानी है, वो पूरी कोशिश करेंगे ऐसा हो। उनकी एक अलग कहानी है। देखिए, हालांकि हम लोग कह रहे हैं कि लड़ाई नहीं जीती, पर उनके तरफ से देखिएगा तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि कर दी। पहला ये, कश्मीर को फिर चर्चा में ले आए दुनिया में। दूसरा, उन्होंने पैसे ले आए IMF से, जो पाकिस्तान को जरूरत थी। तीसरा, उसने अपने पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी, जो कि बहुत ही पॉपुलर है, इमरान खान को दबा दिया। और चौथा, आर्मी का जो छवि थी देश के अंदर, बहुत डूबी हुई थी, उसको ऊपर लेके आए। एग्जैक्टली। तो वो अपनी चतुराई में कमी नहीं की है, और मैं समझता हूं वो ये चाह रहे हैं कि अभी वो शासक बन जाएं, बिकॉज फील्ड मार्शल तो कोई मतलब की चीज नहीं है अगर वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं रहे। जैसे सर, मैं माफी के साथ विदा लूंगा, लेकिन आपके इस लास्ट कमेंट को मैं दर्शकों तक ले जाऊं।